बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कल आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है और कल के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ मैं आया हूँ। और जैसा कि थंबनेल आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से देख लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 20 फरवरी कल जो एग्ज़ाम होने वाला है साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है बाबू? वास्तविक होता है, वास्तविक सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, आभासी सीधा होता है और आभासी उल्टा होता है। देखो, जैसे कि मान लीजिए हमारा दर्पण है, ठीक है, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा बीम है और बीम से जब लाइट आती है तो जो प्रतिबिंब पीछे बनता है तो पीछे क्या होता है बाबू? आभासी। क्या होता है? आभासी। और ये क्या बन रहा है? सीधा। आभासी और सीधा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलते हैं? एक दर्पण है गोलीय दर्पण, इसकी चौड़ाई क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वारक। ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी आपका हो जाता है यहाँ पे इस प्रकार से। यहाँ से अगर मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब एक बीम यहाँ रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, और यदि मान लिया जाए ऐसे काटती है ये, ठीक है, इस प्रकार से काटती है तो यहाँ से यहाँ तक एफ हो जाता है फोकस दूरी। ठीक है, आगे है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाती है तो आपतन कोण होता है। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर से क्या होता है? बड़ा होता है। ये आपका ऐसे आंसर ही हमारे पास है, मतलब आई का मान क्या हो जाएगा? आर से बड़ा हो जाएगा। कैसे? यदि हम मान लिया जाए एक यहाँ पे आपतन कोण है तो यहाँ पे तिरछा जो गमन करेगी, ये हमारा आई है, ये हमारा क्या है? आर है। तो आई का मान आर से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन कब? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब। आगे है आंख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? आंख के रंगीन भाग को परितारिका बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। ठीक है, आगे है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देना है तो 25 सेंटीमीटर, और दूर देखना है, दूर तो क्या हो जाएगा? दूर देखना है तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्रिज्म द्वारा किस रंग का प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी रंग का क्या होता है? सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश जाती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो लास्ट में क्या होता है? यहाँ पे बैंगनी होता है, यहाँ पे रेड होता है। तो बैंगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, लाल का सबसे कम होता है। ठीक है, लाल का सबसे कम होता है। आगे है ओम किसका मात्रक है? तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध, जिसको हम आर से दिखाते हैं, और आर जो होता है इसका मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। तो ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का। आगे है ए मीटर, अमीटर या ए मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसको हम विद्युत धारा को मापते हैं। क्या मापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, आगे है किसे परिपथ में समांतर क्रम जोड़ते हैं? तो ए मीटर को बोलते हैं, जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं पासरवें क्रम में। ठीक है, किस में जोड़ते हैं? पासरवें क्रम में। ठीक है,
आगे है किसी धारावाहिक परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। आगे है समीकरण CaCO3 क्या है? ऊष्मा दिया जा रहा है, ये टूट गया है दो भागों में, तो एक है अभिकारक और ये टूट गया है, तो टूटा है, ये क्या हो जाएगा? वियोजन। क्या हो जाएगा? वियोजन। आगे है क्षारीय ऑक्साइड का विलयन होता है। देखो क्षार है और क्षार का मान पीएच का मान ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9। और अम्ल रहता है तो अम्ल का मान क्या होता है? लेस देन 7। किसका? अम्ल का। और लवण का पीएच मान नहीं, उदासीन से बोलते हैं, उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। आगे है शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार होता है? संयोजन से, वियोजन से, विस्थापन से, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम खाना खाते हैं वो टूटता है। क्या होता है? टूटता है, तब ना हमको एनर्जी मिलता है। ये टूटेगा तो क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलता है कि नहीं? ऊर्जा मिलता है। तो किसमें ऊर्जा मिलता है? टूटने के बाद। तो हो जाएगा वियोजन। क्या हो जाएगा? वियोजन। ठीक है। आगे है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन। ठीक है। आगे है निम्न में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में नीले लिटमस पत्र को नीले को लाल करता है? नीले को लाल करता है अम्ल। कौन करता है? अम्ल। अम्ल है जी? नहीं है। मतलब ये हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अम्ल जो होता है वो नीले को लाल करता है, क्षार होता है वो लाल को क्या करता है? नीला करता है। क्या करता है? नीला करता है। आगे है बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है? इसका होता है NaHCO3। ठीक है। आगे है विद्युत का सर्वोत्तम साधक कौन होता है? फेरस नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, कॉपर हाँ, जिंक हाँ नहीं। मतलब इस चारों में से सबसे बेस्ट कौन है? कॉपर है। क्या है? कॉपर। आगे है हाइड्रोजन के दो परमाणु बीच H2 के बीच में क्या बोलता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड एक आबंध बनता है। ठीक है। आगे है एल्कीन का सूत्र होता है CN। ये होता है एल्केन का। ये किसका होता है? एल्केन का। ये होता है एल्कीन का। ये किसका होता है? एल्केन नहीं, सॉरी ये तो गलत हो गया। ये हो गया एल्काइन। किसका हो गया? ये हो गया आपका एल्काइन का सूत्र हो गया। ये हो गया एल्काइन का और ये हो गया तुम्हारा एल्कीन का सूत्र हो गया। ठीक है। ये तो किसी का हो ही नहीं करता। तो हमारा सही ऑप्शन का एल्कीन बोल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे है CHO। ये किसका है? एल्डिहाइड का है। और एल्कोहल का होता है OH होता है। कीटोन का क्या होता है? C+O होता है। इसका क्या होता है? COOH होता है। ठीक है। तो ये एल्डिहाइड का है क्या? CHO। क्या होता है? CHO। आगे है सजीव में पाए जाते हैं श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। इससे हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। आगे है निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। आगे है आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल में पानी में डाली गई। चावल का जो पानी होता है वो नीला काले रंग का हो जाता है। किसके द्वारा होता है? स्टार्च। किसके द्वारा होता है? स्टार्च के द्वारा होता है। ठीक है। निम्न में कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, ये भी नहीं है, साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन। आगे है मनुष्य के मस्तिष्क में का औसत भार कितना होता है? 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1.5 kg का होता है। ठीक है। आगे है शरीर के भंगिमा और संतुलन को नियंत्रित करता है। कौन करता है? अनुमस्तिष्क।
कौन करता है? अनुमस्तिष्क। आगे है एड्स रोग किसके द्वारा होता है? वायरस विषाणु। किसके द्वारा होता है? वायरस विषाणु के द्वारा। आगे है वायरस संचालित रोग है कौन? सर्विक्स कार्सिनोमा, ये भी होता है वायरस से। हर्पिस भी होता है, एड्स भी होता है, मतलब ये तीनों होता है। मतलब इनमें से सभी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे है मानव में अलिंग गुणसूत्र। अलिंग बोल रहा है, ध्यान से, लिंग नहीं, अलिंग। अलिंग तो अलिंग हो जाएगा तुम्हारा 22 जोड़ा, और लिंग गुणसूत्र होता है एक जोड़ा, दोनों मिला के 23। तो अलिंग बोला है तो 22 जोड़ा हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। आगे प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी। तो सबसे पहले किसी पौधे जीव भोजन को करता है वो क्या कहलाता है? शाकाहारी। वो प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद तृतीयक। ठीक है, इस प्रकार से। आगे है अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वैच्छिक किनारे बनाना है। कहाँ? वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया, सी पर। किस पर? किस पर? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा सी है। इस प्रकार से लाइट जाएगा, यहाँ से फोकस दूर जाएगा, यहाँ से इसको टच करते हुए इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा बीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीम हो जाएगा। और ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। इसी को ड्रॉ करना है एग्जाम में, और आपको 3 नंबर का ये मिलने वाला है। ठीक है। आगे है स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों? कहता है वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। इसीलिए नीले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, अतः आकाश का रंग क्या होता है? नीला हो जाता है। ठीक है, तो यह आपका हो गया आंसर। 2 नंबर बहुत सफिशिएंट है। कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण का होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम कभी एक ही सॉकेट से एक साथ अनेक प्रकार के उपकरण को, जैसे कि हीटर हो गया, फ्रिज हो गया, विद्युत मोटर हो गया, टीवी हो गया, ये सभी यंत्रों को एक साथ चालू कर देते हैं तो तार का भार बोझ अधिक हो जाता है। इसको बोलते हैं अतिभारण। क्या बोलते हैं? अतिभारण। एक साथ बहुत सारे यंत्रों को चालू कर देते हैं तो भार बढ़ जाता है, और भार बढ़ने से क्या होता है? अतिभारण हो जाता है। कहता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? कहता है कि जब कॉपर सल्फेट में लोहे की कील रखी जाती है तो उसका रंग नीले से हल्के हरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। अतः यह कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप रंग बदल जाता है। यह आपका इक्वेशन हो गया। फेरस कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया तो क्या किया? कॉपर को हटा के बाहर कर दिया और इसके स्थान पर आ गया, बना गया फेरस सल्फेट बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का दो उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना करने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। 2 नंबर का है तो आप 4 भी लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा हाफ हाफ करके। ठीक है, हाफ हाफ मिल जाएगा। अगर 2 लिखते हैं तो 1 + 1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहते हैं? कहता है ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड किसलिए कहते हैं? क्योंकि ऐसे धातु ऑक्साइड जो दोनों अम्ल से भी और क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कराया, ठीक है, तो लवण और जल बनाया। फिर ये क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है, क्षार से अभिक्रिया किया, लवण और जल बनाया, इसीलिए इसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है ये धातु ऑक्साइड। ठीक है, कहता है ऑक्सीजन, ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन
ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन को कार्य, 2 काम लिखना है। तो आपके पास बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है, को भी 2 कार्य लिखना है। यह प्रारूह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, यह कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, ये पार्श्व मुकुलन करता है, जड़ों को बढ़ाता है, पत्तियों को टूटने से रोकता है, फलों की वृद्धि करता है। ये बहुत इतने सारे हम कार्य लिखे हैं, आप इसमें से 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को कई तरीकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, जिनमें से शामिल है क्या, पहला प्रदूषण हो सकता है कि औद्योगिक प्रक्रियाएं, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन और अनुचित अपशिष्ट निपटान वायु, जल और मिट्टी में प्रदूषक छोड़ते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। वनों की कटाई से हो सकता है कि कृषि शहरीकरण और कटाई के लिए वनों का सफाया करने से आवास नष्ट होते हैं और जैव विविधता घटती है और जलवायु परिवर्तन का योगदान होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी देखो इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, संसाधनों की कमी के कारण ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास क्या हो सकते हैं कि ये पर्यावरण को हम प्रभावित कर सकते हैं इस तरह से, जब से हम इतने सारे काम कर सकते हैं। तो ठीक है, प्रदूषण करने से हम ऐसा कर सकते हैं, वन को काट देंगे तो ऐसा हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, संसाधनों कमी हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण में, तो ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक है, अवतल दर्पण। तो आपको पता होगा इधर नेगेटिव बनता है, इधर पॉजिटिव बनता है, ठीक है। बीम का ऊंचाई को हम प्लस में लेंगे और वस्तु का दूरी यू हमारा माइनस में ले आएगा, ठीक है, इधर सब माइनस में ले आएगा, ठीक है। तो देखो कहता है कि लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, एच हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या आर हमारे पास इतना है, तो एफ का मान निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा, माने 40/2 मतलब -20 हो जाएगा, एफ का मान -20। तो यू का मान कितना हो जाएगा, यू का मान -36 का कितना दूरी पर बोल रहा है, सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यू हमारा कितना है, माइनस में है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यू आपका है से -36 सेंटीमीटर है। तो लगाएंगे दर्पण सूत्र, क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f का मान कितना, -20 और 1/u, यू का मान कितना, यू का मान आपका -36 प्लस 1/v। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1/20 प्लस 1/36 बड़ा 1/v। यहाँ से तो 20 गुने अगर 36 करेंगे, एलसीएम निकाल के 1/v करेंगे तो कितना हो जाएगा, -36 और यहाँ पे प्लस 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस -16/20 गुने 36 बराबर 1/v। 4 से 4 16 4 9 4 5 20, तो -1/45 बराबर 1/v। तो v बराबर -45 सेंटीमीटर निकल गया v का मान, ठीक है। इसका स्थिति निकालना है तो m बराबर h डैश बटा h बराबर -v/u। h डैश बीम का दूरी, h का माने 10 बराबर -v, तो 45/u, u का मान -36। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36, h डैश बराबर 45 गुने 10, h डैश बराबर माइनस में 45 गुने 10 बटा -36, 12 से कितना जाएगा, 3 से
12 36, 3 से 15 तिया 3 से 3 25 15, 3 से 3 चौके 12 माइनस 50/4 कितना होगा -12.25 माइनस में आया। क्या आया एच डैश का मान माइनस में आया, तो माइनस का मान हो गया क्या, माइनस का मतलब हो गया वास्तविक, वास्तविक बनेगा दर्पण के सामने, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। माइनस का मतलब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। कहीं दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी होता है, वास्तविक उल्टा और, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा, यानी बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। स्थिति कहाँ होगा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। कितना पर, दूरी कितना रहेगा, दूरी रहेगा -45 सेंटीमीटर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से होगा आपका आंसर। कहता है निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर लिखना है। तो देखो ये हमारा निकट दृष्टि दोष, वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु, जो निकट दृष्टि दोष होता है, जिसके पास इस दोष होता है, वो निकट की वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसमें दूर की वस्तु दृष्टिपटल के सामने बनता है। इसे अवतल लेंस का उपयोग करके हम ठीक कर सकते हैं। और इसमें नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता, क्या दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसमें पास रखी वस्तु से आने वाली किरणें दृष्टिपटल के पीछे फोकसित हो जाता है। इसे उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। इसमें नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है। क्या होता है, छोटा। तो ये आपका अंतर हो गया इसमें, ठीक है। आगे है निम्न समीकरण का संतुलन। देखो यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो तो ध्यान से, सोडियम 2 को है, तो 2Na + O2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीजन 1 और सोडियम 2, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 हो, यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, सोडियम 4 हो जाएगा। इससे बनेगा मतलब ये 4Na + O2 बन जाएगा 2Na2O। ये हो गया बैलेंस। क्या हो गया, बैलेंस। यहाँ देखो फ्रेश का 1 है, यहाँ 3 गो है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है, ये ठीक है। ऑक्सीजन गड़बड़ है 4, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 Fe + H2O Fe3O4 + H2। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो 4 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन हो गया 8, ये हो गया 4, यहाँ 3, यहाँ पे 3, ये हो गया बैलेंस। कैसे बनेगा, MnO2 + 4HCl बन जाएगा MnCl2 + Cl2 + 2H2O, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। आगे है अम्ल क्या है, तो अम्ल के बारे में देख लो। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस को लाल करता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, ठीक है। और जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, यह क्या होता है, सभी अम्लों का व्यवहार एक जैसा होता है। अब पूछा है ना कि सभी अम्लों का व्यवहार कैसा होता है, समान होता है, समानता है, हाँ है, एक जैसा होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे है मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण है, ठीक है। तो मनुष्य में बौनेपन कारण है या तो आनुवांशिक परिवर्तन के कारण हो सकता है, या हार्मोन असंतुलन के कारण हो सकता है, ठीक है। या फिर होता क्या है कि हाँ, मस्तिष्क से क्या होता है,
पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन क्या होता है, सही ढंग से नहीं निकल पाता है, जिसके कारण से क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, बौना हो जाता है। क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। कहता है द्विखंडन बहुखंडन से कैसे भिन्न है। देखो ये द्विखंडन के बारे में है, ठीक है। द्विखंडन का होता है जब एक कोशिक जीव नए संतति को जन्म दो भागों में बांट कर करता है, उसे कहते हैं द्विखंडन। जैसे अमीबा, लेशमानिया, ये सब क्या होते हैं, द्विखंडन होता है। अमीबा में विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। अब बहुखंडन में क्या होता है, जब एक कोशिक जीव नए संतति को जन्म अनेक भागों में बांट कर करता है, उसे बहुखंडन का। जैसे मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, दोनों में अंतर हो गया। कहते हैं रजोधर्म, उसी बोला गया ऋतुस्राव या माहवारी या रजोधर्म बोला गया है। कहता है प्रत्येक माह किसी एक अंडाशय से अंड का विमोचन होता है और निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय तैयार रहता है। अंड कोशिका का निषेचन न हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। यदि मान लिया जाए कि जो अंड है वो निषेचन नहीं हुआ तो 1 दिन तक जीवित रहता है। निषेचन न होने की अवस्था में पर्त आवश्यकता नहीं होता, उसमें जो पर्त तैयार होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्त धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में बाहर आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। इस चक्र को 1 माह तक समय लगता है पूरा करने में, लगभग 28 दिन। कितना होता है, 28 दिन में ये पूरा हो जाता है। गर्भावस्था में रजोस्राव नहीं होता है क्योंकि इस अवस्था में निषेचन हो चुका होता है और बच्चे का विकास हो रहा होता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें रजोधर्म नहीं होता है, क्योंकि बेबी बन रहा होता है, उसका विकास हो रहा होता है, इसीलिए, ठीक है। आगे है पोषी स्तर क्या है। कहता है आहार श्रृंखला, फूड चेन। कहता है जीवों का एक रैखिक अनुक्रम होता है जिसमें पोषक तत्व और ऊर्जा एक जीव से किसी अन्य जीव में स्थानांतरण होता है, इसे आहार श्रृंखला कहते हैं। और आहार श्रृंखला का प्रत्येक कड़ी का कहलाता है, पोषी स्तर कहलाता है। जैसे घास है तो घास को कौन खाएगा, कीड़ा। इसको कौन खाएगा, मेढक। मेढक को कौन खाएगा, सांप। सांप को चील। यही है पोषी स्तर। और सब में ऊर्जा इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाया पोषी स्तर। और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है और स्तर बताना है, ठीक है। ये हो गया प्राथमिक, हो गया, ठीक है। ये हो गया द्वितीयक, ठीक है। ये तृतीयक, ये चतुर्थ, ये पंचम हो गया, ठीक है। ये सब स्तर है। कहता है पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो देखो पार्श्व क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन जिसमें 3 प्रतिरोधकों को एक साथ 2 बिंदुओं के बीच संयोजित किया जाता है, उसे पार्श्व क्रम कहते हैं। इस प्रकार से, ठीक है। एक हमारा इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से 2 बिंदुओं के बीच में 3 संयोजन को हम क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। माना कि R1, R2, R3 3 प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, जिसमें I शक्ति की धारा बह रही होती है, जिसे I1, I2, I3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा I1, I2, I3, ठीक है। इस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है बैटरी से। इसमें धारा बह रहा है, ये प्लस है माइनस है। इस प्रकार से जोड़ के रखा गया है, ठीक है। इसमें ए मीटर जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना कि कुल धारा I है, इसलिए I बराबर का हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1। यदि सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो भी है और प्रतिरोध R है, तो ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर I होता है। तो I का मान निकालेंगे तो V बटा R हो जाएगा। तो I1 के मान V बटा R1, I2 के मान
I3 का मान, और इस तीनों का मान क्या करेंगे, इसमें पुट कर दो। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से ये हमारा इसमें मान पुट कर दिए, भी कॉमन निकाल दिए, बी से भी कैंसिल, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3, ये हमारा क्या हो गया, पार्श्व क्रम संयोजन निकल गया। ठीक है, कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसे चित्र बना देखो। ये हमारा चुंबक है, ठीक है, बाहर में और अंदर में, बाहर में क्या होता है, ऐसे होता है, और अंदर में ऐसे। ठीक है, S to N, ठीक, S से N गया, और अंदर में और बाहर में N से S हो गया, ये बाहर में। ठीक है, कहता है चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसा लगातार बंद वक्र जिसके किसी बिंदु पर डाली गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अनुदिश उत्तर से दक्षिण जाती है, और चुंबक के भीतर यह दक्षिण से उत्तर जाती है। ये रेखाएं एक बंद वक्र है, दो रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है। यदि ऐसा करती है तो बिंदु पर दिक्सूची अंतर को रखने पर यह दो दिशाओं को इंगित करेगा, जो संभव नहीं है। तो यह हो गया गुण, यह हो गया फिगर, यह हो गया परिभाषा। ठीक है, कहता है धातु और धातु का दो भौतिक गुण देख लो। धातु का भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण देखो। तो धातु क्या होता है, चमकदार होता है, जिसको धातु चमक कहते हैं। कठोर होता है, फिर लिख सकते हैं इसमें तन्यता होता है। ये क्या होता है, आघातवर्धी होता है। ठीक है, ये कठोर होता है, ये तो हो गया, और ये ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद ऊष्मा और विद्युत का, ऊष्मा प्लस विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये हो गया भौतिक गुण। रासायनिक गुण में धातु जब वायु से अभिक्रिया करता है धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड, कॉपर प्लस O2 CO2 बन गया। धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु प्लस अम्ल प्लस लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हो गया एग्जाम्पल। तो ये हो गया आपका रासायनिक गुण, ये हो गया भौतिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुण में दो ही पूछा है, तो हम देखो इतना सा लिख दिए हैं। ठीक है, आगे है समावयवता किसे कहते हैं। कहता है समावयवता कैसे कहते हैं, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समावयवता। जैसे पेंटेन है तो C5H12 है, इसके 3 समावयव निकलेंगे। ठीक है, पहला हो गया इस प्रकार से। ठीक है, ये N पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, ये सब बॉन्ड है, वहाँ H होगा। दूसरा है आइसोपेंटेन, जिसमें क्या हो जाएगा, डबल सेकेंड कार्बन पर एक बनाएगा बॉन्ड, और सेकेंड कार्बन पर यहाँ पे, और नियम का बनाएगा, नियम बना देगा सेकेंड कार्बन पर 2 गो डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये फिगर। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, मतलब ये हो गया N पेंटेन, जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें कार्बन है। ठीक है, ठीक है, इस सेकेंड कार्बन पर एक ब्रांच बनाएगा, और इसमें आइसो, N आइसो और ये नियो। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन। ठीक है, यहाँ पे बनाएगा बॉन्ड इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से पेंटेन का ये 3 समावयव मिलेंगे। ठीक है, ये शायद नहीं दिख रहा होगा या देख सकते हैं गौर से, तो सेम टू सेम ऐसा है। ठीक है, आगे क्या कहता है,
अमीबा में पोषण का वर्णन करना है। अमीबा की सतह पर उंगलियों जैसी अस्थायी प्रवर्ध होते हैं, इन्हें कुटपाद कहते हैं। और कुटपाद भोजन को घेर कर एक खाद्य थाली बनाता है। कोशिका द्रव में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्तिका या खाद्य थाली में प्रवेश करता है और भोजन को पचाते हैं। खाद्य थाली कोशिका में भ्रमण करती रहती है और बचे हुए भोजन के कण विकसित होकर कोशिका द्रव में मिल जाते हैं। रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपक कर फट जाती है और तब अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार देखो ये हमारा भोजन का कण है, ठीक है। तो क्या बना दी, देखो एक बनाई रिक्तिका, एक कुटपाद है और इसके अंदर में भोजन को ले लिया और ये इसी के अंदर में पचा देता है। तो ये हो गया चित्र के साथ वर्णन हो गया, ये फिगर हो गया और इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। दिस इज द लास्ट। आनुवांशिकता क्या है? यह जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसमें माता पिता के गुण या पूर्वजों के गुण नई पीढ़ी में पहुंचते हैं, उसे आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? माता पिता का जो गुण होता है आने वाला संतति में होता है, जिसके कारण से हमारा गुण जो होता है वो हमारा जो गुण है वो माता पिता का गुण होता है, मतलब आने वाला पीढ़ी में हो जाता है। डीएनए करता क्या है? डीएनए गुणसूत्र का एक महत्वपूर्ण संघटक है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आनुवांशिकी सूचना को संवहन करता है। जीन डीएनए की सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा लक्षण की अभिव्यक्ति होती है। क्रोमोसोम डीएनए में होता है, ठीक है। क्रोमोसोम किस में होता है? डीएनए में। क्रोमोसोम और ये बना होता है डीएनए से, डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और डीएनए के बिना हम ऐसे आनुवांशिकता के गुण के बारे में समझ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा है तो इसे आप देखिए, समझिए और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।